परसा में अभी जबरन खुदाई चालू की गई है। रोजगार मुआवजा वो हमको नहीं चाहिए। अदानी ने तो दिया था पैसा, क्या बनाए? कुछ नहीं बनाया। रोजगार तो हमारा जंगल है, जंगल सही सलामत रहेगा तो हम लोग बहुत कुछ बना सकते हैं। यस बाबा भी तो बोले थे कि हम आप लोग के साथ, हम लोग के जान में जान रहेगा तब तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और अपने जल जंगल जमीन को बचा कर रखेंगे। छत्तीसगढ़ में दो आदिवासी संभाग हैं, बस्तर और सरगुजा, और ये दोनों ही इलाके प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है और इसलिए हमेशा कॉरपोरेट की नज़र ज़मीन के नीचे जो प्राकृतिक मिनरल्स हैं, तरह तरह के अलग अलग कोयला है, आयरन ओर है, टिन है, एल्युमिनियम है, बॉक्साइट है, कॉरपोरेट की नज़र में ये लगातार ये इलाके बने रहते हैं। हालांकि सरगुजा और बस्तर के पूरे इलाके में संविधान की पांचवी अनुसूची लागू है, लेकिन उसके बाद भी जब भी यहाँ कोई नई खनन की प्रक्रिया चालू होती है, खदानों का आवंटन होता है, तो हर बार कोई ना कोई विवाद होता है। विवाद इसलिए होता है कि क्योंकि पांचवी अनुसूची में जो इलाके आते हैं उनमें पंचायतों को बहुत ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं, लेकिन जिस चीज़ को, जिन अधिकारों को और जिन संसाधनों को आदिवासियों के लिए एक एसेट होना था, वो उनके लिए दरअसल अब एक अभिशाप में बदल गए हैं। मैं इस वक्त सरगुजा ज़िले के फतेहपुर गांव में हूँ। ये फतेहपुर गांव जो है परसा ब्लॉक के अंदर आता है। परसा वो कोल ब्लॉक है जिसे राजस्थान को आवंटित किया गया था और एमडीओ के तहत अडानी इस इलाके में कोयले की खुदाई कर रहे हैं। यहाँ ये भी बताना ज़रूरी है कि पहली खदान जो आवंटित हुई थी, जिसको परसा ईस्ट केते बासन कहते हैं, उसको फेज 1 की खुदाई 2028 में पूरी होनी थी, लेकिन 2022 में वो खदान खोद के खत्म हो गई। उस परसा ईस्ट केते बासन फेज 1 में लगभग 6 लाख पेड़ काटे गए थे। परसा में अभी जबरन खुदाई चालू की गई है ग्रामीणों के विरोध के बावजूद, और यहाँ पर 1 लाख पेड़ काटे जाने हैं। इसके बाद अगला नंबर जो है वो केते एक्सटेंशन का आएगा, जहाँ लगभग 5 लाख पेड़ काटे जाने हैं। ग्रामीणों का विरोध लगातार चल रहा है। अभी 2 दिन पहले जो इस इलाके के जो खदानों से प्रभावित ग्रामीण हैं, इसके अलावा बहुत सारे जो सामाजिक संगठन हैं और सामाजिक संगठन के अलावा राजनीतिक संगठन जो है, उन्होंने भी इस इलाके में जो बहुत सारे पुरातात्विक महत्व के स्थान है वो प्रभावित हो रहे हैं इस खनन से, उनके विरोध के लिए 2 दिन पहले उन्होंने एक बड़ी मीटिंग की थी। उस मीटिंग में फतेहपुर का ये जो गांव है ये भी शामिल है। मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, आप ये मेरे पीछे जो ये इलाका देख रहे हैं, ये घर देख रहे हैं, ये सारे के सारे घर उस खदान के दायरे में हैं। और कुछ दिनों के बाद ना ये घर आपको दिखेंगे, ना मेरे बाएं हाथ में एक बड़ा सा स्कूल है, ना ये दिखेगा, ना दाहिने हाथ में जो कुछ भी स्ट्रक्चर, जो पेड़ पौधे आपको यहाँ दिख रहे हैं, वो हो सकता है अब से 1 महीने 2 महीने बाद सारे के सारे नेस्तनाबूद कर दिया जाए। कुछ महीनों बाद आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। मैं हमारे साथ इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं, फतेहपुर गांव के कुछ ग्रामीण हैं जो इस पूरी परियोजना के विरोध में हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिर माजरा क्या है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुनेश्वर सिंह पोरते है, मैं ग्राम फतेहपुर से हूँ। जी मुनेश्वर, ये बताइए कि आप लोगों का विरोध किस चीज़ को लेकर के है? आपको मुआवजा मिला होगा अगर आपकी ज़मीन अधिग्रहित की गई है, तो रोजगार का भी कुछ आश्वासन होगा। विरोध आखिर किस बात के लिए है? देखिए, वो तो रोजगार मुआवजा वो हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा जो जंगल है, हम आदिवासी लोग हैं, जंगल से हम मतलब सब चीज़ से हम लोग जुड़े रहते हैं। हमारा देवी देवता जंगल में रहता है, हम मतलब इस मिट्टी में हमारे जो पुरखे होते हैं ना, उसको हम नीचे दबा के रखते हैं, जो दाह संस्कार बोलते हैं, मिट्टी देते हैं, और उसको हम लोग अब देवता के रूप में, बड़े देव के रूप में पूजते हैं। तो हमारा देवता है। और सर, इसमें जैसे सेटलमेंट का जो मामला है सर, हम लोग आज अगर अदानी कंपनी ले लेता है, सरकार ज़बरदस्ती हमारे से छीन करके दे दिया जाएगा उनको, तो कल के दिन हम सेटलमेंट नहीं रहेगा तो हम आदिवासी अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाएंगे, ना हम आदिवासी कहलाने लायक नहीं रहेंगे। तो मतलब एक प्रकार के हमारे साथ बहुत बड़ा छल हुआ है यहाँ। और मैं बता दूं कि 2018 में हम लोग को ग्राम सभा करवाया गया। हम लोग को ये कहा गया कि आप लोग का जो वन अधिकार है
जो सामुदायिक बोलता हूँ, व्यक्तिगत वन अधिकार, उसमें आप लोग को पट्टा दिया जाएगा, तो आप लोग को तो ग्राम सभा करना पड़ेगा। सरकार के आदमी ने बताया तो हम लोग बोले कि ठीक है, तो फिर हमको वो पट्टा के लिए ग्राम सभा करवाए, और हमको ग्राम सभा में वही बात हुआ। ग्राम सभा में कोई प्रकार के खदान की बात नहीं हुई, न मतलब खदान यहाँ आएगा, खदान खुलेगा, इसलिए ऐसा कुछ भी हमारे को जो शासन के अधिकारी थे वैसे कुछ नहीं बताया। बस मात्र हम लोग का व्यक्तिगत वन अधिकार पट्टा के बारे में बताया गया था, और वही 2018 के ग्राम सभा में इन्होंने हमारे पूरा गांव को मतलब सरकार के द्वारा अडानी कंपनी को सौंप दिया गया। उसका लड़ाई हम लोग आज से 10 साल तक, मैं 19 साल का था उस समय जब मेरे को जानकारी हुआ कि यहाँ मतलब इस क्षेत्र में कोयला खदान का परियोजना आने वाला है, तब से मैं विरोध कर रहा हूँ। और हमारे गाँव के सभी लोग मतलब नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर आज खदान में हम चले जाएंगे, हमारा इतना बड़ा जंगल, इतना बड़ा धरोहर हमको कहाँ से कंपनी की सरकार कहाँ से मुहैया करा पाएगा। वो तो तेंदुपत्ता, हम लोग तो पैसा की बात आप कर रहे थे, रोजगार की बात कर रहे थे। रोजगार तो हमारा जंगल है, हम 70% इस जंगल से जीवित रहते हैं, हमारा सब चीज़ इसी जंगल से आना जाना रहता है। शादी ब्याह होता है, हम लकड़ी ले आते हैं, पत्ता तोड़ लाते हैं, पत्तल खरीदने का जरूरत नहीं पड़ता है हमको। और जैसे मान लीजिए हमको कोई भी प्रकार के अगर घर भी बनाना रहता है, तो हम देख ही रहे हैं हमारा घर पूरा लकड़ी और खपड़े से, मिट्टी से है। मतलब हम एक दूसरे के जंगल के बगैर हम नहीं रह सकते। हमको कितना भी पैसा दे दिया जाए, लेकिन हम पैसे से खुश नहीं। हमारा जंगल, मैं तो यही मांग करता हूँ सरकार से कि हमारा जंगल छोड़ दीजिए और हमारा ज़मीन छोड़ दीजिए। आपकी व्यक्तिगत जमीन गई है क्या उसमें? हाँ, मेरा पूरा 1 इंच मेरा ज़मीन नहीं बच रहा है, पूरा ज़मीन जाएगा। अभी फिलहाल हम लोग का अभी परसाकोल ब्लॉक में सारी चीज़ हो गया है, प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, बस हम लोग मुआवजा नहीं ले रहे हैं। आपको अगर मान लीजिए कि आप मुआवजा अगर लेते तो आपको कितना मुआवजा मिलता लगभग, मैं एक अनुमानित? अब देखिए, मेरा पुरखा का जो दादा परदादा का ज़मीन है 7.5 एकड़ आसपास, मेरे भाई मेरे पिताजी 2 भाई हैं, तो उसमें हिस्सा होगा। और अब मैं आज तक तो मेरे को ना कोई चस्पित किया गया है ग्राम पंचायत में कि आपका ज़मीन का मुआवजा मतलब इस रेट पे, इस दर पे दिया जाएगा। आज तक ग्राम सभा में कोई प्रकार की ऐसा जानकारी नहीं आया है सर। तो जब इतने सारे लोग विरोध में हैं, तो उसके बाद भी खुदाई तो चल ही रही है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा, जोर की आवाज़ आई तो पता चला कि वो ब्लास्टिंग हो रही है। तो आप लोगों के विरोध के बाद भी उनका काम तो चल ही रहा है, तो ये विरोध क्या असरकार नहीं है क्या? मतलब दिक्कत कहाँ है? विरोध के बाद भी उनका काम तो हो रहा है। देखिए, हम तो अपना संवैधानिक विरोध कर रहे हैं, अब वो तो ज़बरदस्ती करेंगे। अगर किसी को बांध के अगर किसी का घर तोड़ दिया जाए, तो भाई उनके पास अगर वो संविधान के जो अधिकार है, उनके पास जो ताकत है, जो उनका मौलिक अधिकार है, अब वो भी वो नहीं कर पाएगा। और ज़बरदस्ती वैसे में तो फिर गुंडा राज है। सरकार तो मतलब फिर गुंडागर्दी करवा रहा है हमारे साथ, पूरा गुंडागर्दी करवा रहा है। अब भाई आप, मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि हम इतना विरोध कर रहे हैं 10 साल से एक चीज़ में, आप पता करवा सकते हैं कि पूरा सरकार कि जहाँ जहाँ तक हमको न्याय मिलने का आशा था, विश्वास था कि यहाँ हम जाएंगे तो मिल जाएगा, इस दरवाजे पे जाएंगे, खटखटाएंगे तो वहाँ हमारा जो दुख है, जो हम नहीं देना चाहते हैं, उस चीज़ को लेकर के गए। मतलब ऐसा नहीं हम यहाँ से लेके 300 किलोमीटर पैदल यात्रा तक गए, यहाँ से उदयपुर तक भी पैदल यात्रा तक गए, मतलब हम सब जगह गए। और यहाँ तक अभी जो वर्तमान में जो विधायक हमारे राजेश अग्रवाल जी, उनके पास भी गए। विधायक सीधे सीधे साफ मना कर दिए कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। नहीं तो आप लोग खुद गए थे? विधायक जी खुद कभी नहीं आए इस गांव में? हम लोग खुद गए, क्योंकि हमारा पीड़ा है, हम नहीं देना चाहते हैं, तो हम सोचे कि नया आए हैं विधायक, तो हम लोग गए उनके पास और मुलाकात की और उनसे पूछे कि विधायक महोदय, हम नहीं चाहते हैं, हमारे गांव नहीं देना चाहते हैं, हम खदान नहीं चाहते हैं, तो इसको आप बंद करवाइए। तो बोले कि मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं करूँगा इसे। तो अब तो राजेश अग्रवाल मंत्री भी बन गए हैं, अब तो ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं, और उन्होंने तो मीडिया में बयान दिया है कि मैं रामगढ़ पहाड़ को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। अब सर, एक सवाल आप कर ही दिए, तो रामगढ़ पहाड़, अभी देखिए, अभी जब केते टेंशन का बारी आया है, तो राजेश अग्रवाल जी बोल रहे हैं कि मतलब यहाँ खदान खुलेगा तो पहाड़ जाएगा। परसा ईस्ट केते बासेन और परसा कोल ब्लॉक और परसा ईस्ट केते बासेन में पूरा आधा पहाड़ जो रामगढ़ पहाड़ है, मतलब उसमें बहुत बड़े बड़े दरारें आ गई हैं, मतलब मिट्टी टूट के गिर रहा है। तो भाई अभी तो दूर में है जो खदान, उसके बावजूद भी मतलब उस पहाड़ का क्षति हो रहा है। अब मानिए 10-15 किलोमीटर नज़दीक में खदान खुलेगा तो फिर ये तो बहुत बड़ा, मतलब बचने का कोई संभव ही नहीं। और अब मेरे को तो लगता है कि अब ये लोग राजनीति कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, तो पहले भी बोल रहे हैं
टीएस बाबा भी तो बोले थे कि हम आप लोग के साथ हैं। भाई यहाँ ज़बरदस्ती शासन प्रशासन आके हमारे ऊपर, हमारे माताओं बहनों के ऊपर, हमारे ऊपर डंडा चला के, लाठी मारे, बम फोड़े, हमारे ऊपर बम फेंक दिए। इसके बाद ज़बरदस्ती हमारे जंगल में कटाई करके फिर खदान चालू किए हैं। हम लोग के साथ कुछ महिलाएं भी हैं। सुनीता पोर्ते जी, आप इसी गांव से हैं, फतेहपुर से। हाँ, फतेहपुर में। आपके साथ मुझे बताया गया कि आप जब किसी विरोध में हिस्सा ले रही थी तो आपके साथ कुछ बदसलूकी भी की गई अडानी के लोगों द्वारा। क्या क्या हुआ था आपके साथ? हाँ, पत्थर से मारे थे। जब पेड़ कटाई हो रहा था तो हम लोग वहीं पे विरोध करने के लिए गए। मतलब हम लोग को जैसे पता चला कि पेड़ काटने वाले हैं तो हम लोग रात को ही चले गए थे और जंगल में सोए थे। तो फिर उस समय हम लोगों का जनसंख्या कम था, तो हम लोग सुबह का इंतज़ार किए। तब तक जैसे सुबह हुआ और उन लोग हम लोग को ऐसे घेर करके आ रहे थे, तो फिर हम लोग का और साथी जो जंगल के रास्ते हैं उस रास्ते से आ रहे थे। फिर हम लोग वही मना कर रहे थे कि जंगल को मत काटिए ऐसे करके। तो आपको परमिशन कहाँ से मिला है कि आप लोग जंगल काट रहे हैं? आप हम लोग को दिखाइए, क्या आप लोगों को आदेश आया है उसको हमको दिखाइए। तो उन लोग बोले कि नहीं, हमको कोई आदेश नहीं आया है, लेकिन हम लोग पेड़ काटेंगे ऐसे करके बोल रहे थे। तो हम लोग वही मना कर रहे थे। तो वही अडानी के लोग आकर के वहाँ पे दारू भी लाए थे। दारू पी खा करके हम लोग के ऊपर डंडा चार्ज किए और पेट्रोल बम भी फेंके थे और पत्थर से मारे थे। तो मेरे यहाँ को पड़ा था उस समय। ऐसे ऐसे कर रहे हैं और ज़बरदस्ती खदान खोल रहे हैं। तो इस तरह की बदसलूकी कर रहे हैं आप लोगों के साथ, गांव के लोगों को आपस में लड़वा रहे हैं। कुछ लोग उनके समर्थन में हैं, कुछ लोग विरोध में हैं। उसके बाद भी आप लोग नहीं मान रहे हैं। आप लोग का कहना है कि आप लोग खदान नहीं चालू होने देंगे। हाँ। कैसे होगा? एक तरफ काम भी चल रहा है उनका। हम लोग तो यही सोच रहे हैं कि हम लोग गांव वाले एकता बना करके अपने जल जंगल ज़मीन को बचाएं और जो हमारे आए वाला पीढ़ी, जो हमारे पुरखा अपने संपत्ति को हमारे लिए रख कर गए हैं, तो हमें हमारा भी फर्ज बनता है कि हमारे आए वाला पीढ़ी के लिए हम लोग भी बचा के रखें और जो हमारे देवी देवता है देवी देवता की रक्षा करें। ऐसे करके हम लोग बचा रहे हैं। और जैसे तेंदू पत्ता हो गया, तेंदू पत्ता से हम लोग को बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। उनका पैसा तो देख तो रहे हैं, केते गांव जो उजड़ा है, केते गांव के लोग को मिला है मौजा। आज जा कर के देखिए, केते गांव में एक भी आदमी सही नहीं है, पूरा तितिर बितिर हो गया है और पैसा तो पूरा ख़त्म ही हो गया है। और उन लोग भीख जैसे मांग रहे हैं, एक दूसरे के घर में झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, तब उनको रोजी रोटी मिल रहा है। अडानी ने तो दिया था पैसा, क्या बनाए? कुछ नहीं बनाए। हम लोग आदिवासी लोग पैसा लेकर के कुछ नहीं बना सकते हैं। हमारे अगर जंगल सही सलामत रहेगा तो हम लोग बहुत कुछ बना सकते हैं, पैसा भी बहुत कमा सकते हैं। काहे कि महुआ बीनते हैं, डोरी बीनते हैं, तेंदू पत्ता तोड़ते हैं, चार चिरौंदी, खुखड़ी, पुटू, दुनिया भर की चीज़ हम लोग उठाते हैं जैसे सीजन में। तो इसीलिए हम लोग अपने जल जंगल ज़मीन को नहीं देना चाहते हैं। अडानी लाख भी कोशिश करें, हम लोग जब तक हम लोग के जान में जान रहेगा तब तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और अपने जल जंगल ज़मीन को बचा कर रखेंगे। लेकिन नियम के हिसाब से तो ये भी है कि वो सिर्फ पैसा ही नहीं देंगे, जितनी आपकी ज़मीन ली गई है उतना ज़मीन भी उनको आपको कहीं ना कहीं लौटाना है। तो वो ज़मीन क्या नहीं मिल रही है यहाँ? नहीं मिल रही है। केते वाले को तो अब तक लौटा देना चाहिए था, तो नहीं दिए हैं, कुछ भी नहीं दिए हैं। उन लोग बोलते हैं, दिखावा के लिए बोलते हैं कि हम लोग हॉस्पिटल खोलेंगे। उस बार तो बोले थे कि हम लोग हॉस्पिटल खोलेंगे 100 बेड का। आज कहाँ पे खड़ा किए हैं उन लोग हॉस्पिटल? हम लोग को दिखाएं। और बोले थे कि हम लोग आप लोगों को रोजगार देंगे, करके देंगे। ऐसे करके बहुत सारे युवा हैं, उन लोग घूम रहे हैं, उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। बस अडानी ये काम करता है कि जो गांव वालों को फूट डलवाने के लिए 10,000 20,000 ऐसे दे करके फूट डलवाते हैं। बस वही काम करता है अडानी, बाकी कुछ काम नहीं करता है। खदान, क्योंकि अडानी तो एमडीओ के तहत उसको वहाँ काम कर रहा है। सरकारी नौकरी, खदान का आवंटन तो राजस्थान सरकार को हुआ है, तो नौकरी तो कायदे से राजस्थान सरकार को देना चाहिए। इसको लेकर के आप लोगों की कभी किसी से कोई बातचीत हुई है? अभी तो नहीं हुआ है। और जो बोल रहे हैं आप राजस्थान से दिए हैं, वो तो वहाँ पे ठेकेदारी के तौर पे देते हैं नौकरी। ये बात एकदम सच है कि मुआवजे में अगर किसी को ज़मीन के बदले पैसा मिले तो वो पैसा बहुत दिनों तक किसी के काम नहीं आता। होता ये है कि जब आदमी या किसान जिसकी ज़मीन ली जाती है उसको अगर पैसे मिलते हैं तो वो अगर साइकिल से चल रहा होता है तो वो एक मोटरसाइकिल खरीदता है।
कच्चा मकान होता है तो उस मकान को पक्का करवाता है, अगर उसके घर में ब्लैक एंड वाइट टीवी है तो उसको कलर टीवी में कन्वर्ट करता है, एक आध कोई शादी करता है और मुआवजे की रकम इस तरह से चली जाती है। लेकिन वो ज़मीन जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक आदिवासी या किसी किसान के पीढ़ियों से उसके परिवार के काम आ रही होती है, एक बार अगर वो ज़मीन हाथ से निकल जाए तो आदिवासी का जीवन नरक तो हो ही जाता है। इस पूरे ये जो यहाँ भूमि का अधिग्रहण जो हो रहा है और जो लगातार खदानें चालू हो रही हैं, जाहिर है क्योंकि वो सब सरकारी नियम से हो रही होंगी, लेकिन सरकारी नियम और सरकारी कानून तब कटघरे में आ जाते हैं जब 99% जो ग्राम सभाएं होती है उन पर फर्जी होने का आरोप लगता है। मेरे साथ इस वक्त छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष थे भानु प्रताप सिंह जी भी हैं। भानु प्रताप जी इस मुद्दे पर लगातार काम कर रहे हैं और उनके खुद के संज्ञान में ऐसे बहुत सारे मामले हैं। उन्होंने मामलों की जांच करवाई है जिसमें यह पाया गया है कि जो ग्राम सभाओं का आयोजन हुआ वो ग्राम सभाएं पूरी तौर पे फर्जी थीं। तो भानु प्रताप जी से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस मामले में हो क्या रहा है। भानु प्रताप जी, मुझे ये बताइए कि आपने बहुत सारे मामलों की जांच करवाई, तो आपने जो जांच करवाई उसमें क्या निकला? कौन कौन सी ये किस तरह की गड़बड़ियाँ, ग्राम सभा का आयोजन जो किया गया था उसमें किस किस तरह की गड़बड़ियाँ हुई थी? अनुसूचित जनजाति आयोग का मैं जब अध्यक्ष था, मैं दौरे पे आया हुआ था ये आपका तारा में मेरे पास रामलाल करियाम और मुनेश्वर पोर्ते, सुनीता, इस 44 लोगों ने मिलकर के एक आवेदन दिया था कि इस हसदेव अरण्य में जो खदान राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित हो रही है, उस खदान में एक्सटेंशन के लिए 2018 में जो ग्राम सभा हुई, उस 2017-18 में जो ग्राम सभा हुई, उस ग्राम सभा में फर्जीवाड़ा हुआ है और उस फर्जीवाड़े वाले ग्राम सभा में के तहत यहाँ के ज़मीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है, उसकी जांच करा दी जाए। अनुसूचित जनजाति आयोग ने गंभीरता से इस मामले को लिया, चूँकि अनुसूचित जनजाति आयोग आदिवासियों का प्रहरी है, पहरेदार है, तो उसकी ड्यूटी है कि वो सारी चीज़ों पर गंभीरता से छानबीन करे और न्याय दिलाने का काम करे। छानबीन में जब जो तथ्य अनुसूचित जनजाति आयोग के सामने आए, उस ग्राम सभा में 1 से लेकर के 21 तक जो एजेंडा था वो जिला पंचायत ने जनपद को के माध्यम से ग्राम पंचायत तक भेजवाया था और उस ग्राम पंचायत में जो बैठकें हुई उसमें 1 से 21 तक में वन अधिकार, पेशा कानून, राशन का, पेंशन के जो प्रकरण थे उन सारी चीज़ों पर बातचीत हुआ और लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का भूमि व्यपवर्तन या खदान में को देने के लिए सहमति जाहिर नहीं की गई थी। जी। ग्राम सभा को जब आयोजित किया गया था तो पहली बार में उसमें कोरम की आपूर्ति नहीं हुई, उसके बाद उसको कुछ समय के लिए स्थगित किया गया, फिर स्थगित करने के बाद पुनः ग्राम सभा का आयोजन हुआ और उस ग्राम सभा में इन बिंदुओं पर चर्चा हुआ और चर्चा करने के बाद सभी ग्रामवासी वापस अपने अपने घर चले गए। चले जाने के बाद में फिर से उस पर एक 22वां नंबर एजेंडा जोड़ा गया भूमि व्यपवर्तन का, जो राजस्थान सरकार के खदान को एक्सटेंशन के दिशा में ले जाने का प्रस्ताव था और उस प्रस्ताव का चर्चा न गांव वालों के सामने हुआ था, न ही उस पर किसी प्रकार के गांव वालों ने सहमति दी थी। और उस व्यपवर्तन के का जो प्रस्ताव था उस पर जो आयोग में दस्तावेज जो आए हैं उसमें अध्यक्ष के भी हस्ताक्षर नहीं है और उस ग्राम सभा के कागज़ को जब हमने छानबीन करवाया तो कई ऐसे जो दूसरे गांव के जो ग्राम सभा हैं उसमें मृत लोगों के भी हस्ताक्षर पाए गए। तो इस तरीके से वो ग्राम सभा फर्जी, पूर्णतः फर्जी है। और जो उस ग्राम सभा साली, उदाहरण के लिए साली जो ग्राम सभा थे, साली का जब ग्राम सभा हुआ तो ग्राम सभा करने के बाद वो सरपंच और अध्यक्ष अपने अपने घर चले गए।
घर जाने के बाद रात में उनके घर में एसडीएम, तहसीलदार और जनपद का सीओ जाकर के उनसे पुनः दस्तखत कराना चाहे। और उन्होंने अपने बयान में इस बात को बोला है कि मुझे धमकी दी गई कि आपको सरपंच के पद से बर्खास्त कर देंगे, आप अपने ग्राम सभा के अध्यक्ष से इसमें दस्तखत कराओ। उन्होंने इस बात को सभी के सामने बोला और छानबीन के लिए अनुसूचित जनजाति आयोग जब जिला मुख्यालय में आया था, उस दिन भी एसडीएम की उपस्थिति में कलेक्टर ने अपना प्रतिनिधि बतौर एसडीएम को वहाँ भेजा था। राजस्थान सरकार के जो अधिकारी थे वो भी आए हुए थे। उनके सामने ये प्रूफ हुआ कि ये ग्राम सभा पूरी तरह से फर्जी है जी। और कुछ ग्राम सभा ऐसे भी हुए जिसमें अधिकारियों का उपस्थिति था। चूँकि ये पेशा का इलाका है, 5वीं अनुसूची का इलाका है और इस 5वीं अनुसूची के इलाके में जो भी ग्राम सभाएं आयोजित की जाएंगी उसमें उस गांव के मतदाता जो वोटर जो हैं वही उसके मेंबर होते हैं और वहाँ बाहरी किसी भी व्यक्ति का हस्तक्षेप या किसी भी बाहरी अधिकारी का हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं होता। और यहाँ पर पुलिस लगा करके और तमाम गांव के सारे रास्तों को बंद कर दिया जाता है और बंद करने के बाद ग्राम सभा की जाती है। वो ग्राम सभा वैधानिक नहीं मानी जाती। ये पेशा का कानून और यहाँ का जो 5वीं अनुसूची का कानून है इस बात को कहता है। ठीक है, आपका आरोप है कि ये सारी चीज़ें जो कुछ ग्राम सभा फर्जी है, नियमों का पालन नहीं हुआ, लेकिन दिक्कत ये है कि अब इसके बाद क्या होगा। वो तो उन्होंने नहीं किया, आप कह रहे हैं उन्होंने नहीं किया, लेकिन वो तो अपना काम तो वो कर रहे हैं, उनको खदान खोदनी है, वो खोद रहे हैं। जिस दिन इसके आदेश जारी हुई अनुसूचित जनजाति आयोग से, तो अनुसूचित जनजाति आयोग में जो कानून है, संविधान प्रदत्त जो कानून है, उस कानून के तहत सक्षम अधिकारी मतलब जिला का जो डीएम है, उस डीएम को इसकी सूचना दी जाती है कि इस तरीके के कार्रवाई आपके यहाँ अवैधानिक हुए हैं। और उसकी सूचना हमने जिला कलेक्टर सरगुजा को उनके कहने पर और उनके सहमति पर जांच पड़ताल करने के बाद जिस निष्कर्ष में पहुंचे थे उनको आदेश प्रेषित किया गया, लेकिन अभी तक वो इस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई संपन्न नहीं कराए। ये अनुसूचित क्षेत्र का जो कायदा है कि अगर कमीशन ने किसी चीज़ को सक्षम अधिकारी के पास भेजा है तो 15 दिवस में उसको पालन करा करके और आयोग को अवगत कराना होता है। और किन्हीं कारणों से अगर नहीं करा पा रहे हैं, नियम विरुद्ध अगर कोई बात है, किसी वजह से अगर कोई अड़चन आ रही है तो पर्याप्त वजह उनको बताना पड़ेगा। और अगर इस स्थिति में भी अगर कलेक्टर इसके लिए इस बात को पालन नहीं करा रहे हैं, ना अवगत करा रहे हैं, तो वो इसके लिए जिम्मेदार होंगे। और जो अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम धारा 4 ये कहता है कि आदिवासियों के हक और उनके किसी प्रकार के उस पर अधिकार पर कुठाराघात या न्याय दिलाने में कोई अधिकारी अगर उसमें बाधक बनता है, देरी करता है, तो उसको न्यायालय से उसकी सज़ा जो कम से कम 6 महीने की होती है और जुर्माना भी लगता है। इसके लिए हमने इनको गांव वालों को बता दिया है कि आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और इसके लिए आप उसको न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा करके संबंधित जो अधिकारी हैं जो इसमें देरी कर रहे हैं या बाधक बन रहे हैं उस पर कार्रवाई के लिए आप अपील कर सकते हैं। मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मेरे आजू बाजू देख सकते हैं, ये हसदेव में परसा ईस्ट केते बासन में जो पेड़ काटे गए हैं वो मेरे चारों तरफ वो पेड़ गिरे हुए पड़े हैं। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे ये परसा ईस्ट केते बासन की वही खदान है जहां 2028 तक खुदाई चल गई। ये जो पूरा जंगल दिख रहा है, जो अभी जहां पेड़ खड़े हैं, ये बचा हुआ जो है ये परसा खदान है, जिसको काटने की प्रक्रिया इस जंगल के किसी एक कोने से शुरू हो चुकी है। मुझे ये भी बताया गया है यहाँ के जो स्थानीय और जानकार लोग हैं उनके द्वारा कि ब्लास्टिंग का जो इम्पैक्ट होता है, क्योंकि ये नॉर्मल ब्लास्टिंग जो सामान्य तौर पे ओपन कास्ट माइंस में की जाती है, सारे नियम कानून को किनारे रखकर यहाँ पे जो माइनिंग है उसका जो डेसिबल में जो उसका साउंड नापा जाता है वो बहुत दूर तक सुना जा सकता है। मैं अभी माइंस से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे खड़ा हूँ और अभी
एक आध किलोमीटर पीछे जब हम गांव में थे तो मैंने साफ साफ ब्लास्टिंग की आवाज़ सुनी। हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी है, कोशिश करते हैं उन ग्रामीणों से बातचीत करके समझने का कि आखिर जो ब्लास्टिंग हो रही है उसका असर उन पर किस तरह से हो रहा है। दादा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्राम घाट बर्रा का रहने वाला हूँ। ये घाट बर्रा इस खदान से लगा हुआ है? हाँ, लगा हुआ है खदान परसा ईस्ट के पास है। अच्छा, ये बताइए, पीछे ये जो पेड़ दिख रहा है, ये जो पेड़ खड़ा है, हाँ, इसको क्यों नहीं काटे? ये हरे हरे पेड़ दिख रहे हैं, उसको काट दिए गए हैं, और वो एक सूखा पेड़ बीच में खड़ा है। हाँ, उसको सूखा के चलते वो लोग छोड़ दिए हैं। अभी वो कहीं गीला झाड़ को गिरा करके मरवा दिए। हाँ, और आपका घर खदान से कितनी दूरी पर है? हाँ, 1 किलोमीटर 100 मीटर की दूरी पर मेरा मकान है। हाँ, तो जब ब्लास्टिंग होता है तो क्या होता है? आपका घर, उसके ऊपर कुछ असर होता है? बहुत कंपन होता है, ऐसे दल 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 जैसे भूकंप जैसे। हाँ, आप हंस रहे हैं, आपका घर तो गिरने वाला होगा। हाँ, हाँ महोदय, गिरने वाला है, लेकिन अब क्या करूँगा, मजबूरन में अब वहाँ रह रहा हूँ। हाँ, कुछ लोग बता रहे थे कि बहुत सारे लोगों के घर के ऊपर जब ब्लास्टिंग होती है हाँ, तो गिट्टी और पत्थर भी गिरते हैं। हाँ, आपके घर पे भी ऐसा कुछ हो रहा है क्या? हाँ, घर के नजदीक आध दो पत्थर जो है छानी में पड़ा भी है। हाँ, तो घर अभी पत्थर गिरेगा तो घर में सुराख हो जाएगा, छत जो है वो फूट जाएगी, तो बारिश का पानी भी आएगा फिर अंदर। हाँ, आ जाते साहब, पानी गिरत थे, फूट गए छानी तो पानी गिरत थे। और आप खेती बाड़ी भी करते होंगे? हाँ, तो खेती का क्या हाल चाल? आपका खेत कहाँ है? खेत वही घर इसके पास है महोदय। तो खेत बचा हुआ है आपका? हाँ, अभी तक बचा हुआ है। तो आगे क्या होगा? अब क्या होगा, अब नहीं मानेगा तो उसको भी तो खोद देगा। तो अब आप लोगों के पास क्या तरीका बचा है? आप लोग अपने नेता, मंत्री, विधायक किसी के पास गए हैं आप लोग कि इसको रोकना चाहिए, हमारे घर टूट रहे हैं? हाँ, अभी तो नहीं गए हैं, पहले तो अब गए रहे, राज्यपाल तक गए रहे, यहाँ ले पैदल गए रहे हमन रायपुर। 10 दिन में हमन पहुँचे रहे रायपुर ला। वहाँ हमारा राज्यपाल महोदय कहीं कि भाई इसका मैं जांच कराऊंगा, तो आज तक ना जांच हुआ ना कुछ नहीं, और कंपनी का काम चलते रहा है। हाँ, तो ग्रामीणों से बातचीत के बाद ये साफ है कि जंगल के कटने का और इस तरह की माइनिंग का, ब्लास्टिंग का उनकी ज़िंदगियों पे असर जो है वो बहुत व्यापक है, बहुत ख़तरनाक है। तो अभी कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से पेड़ों की कटाई होती है। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जब पेड़ कट जाते हैं और उसके बाद जब खुदाई चालू होती है तो किस तरह का नज़ारा बनता है। ये जो पीछे परसा ईस्ट केते बासन की खदान है, इस खदान में खुदाई चल रही है, लेकिन अब लगभग यहाँ का जो परत जहाँ तक अडानी को कोयला निकालना था वो ख़त्म हो गया है। पीछे इसी तरह की खुदाई लगभग 8 किलोमीटर दूर तक चल रही है। ये परसा ईस्ट केते बासन खदान है और मैं उसकी एक तरह से कह ले उसकी सीमा पर खड़ा हूँ। आप मेरे बाएं हाथ में देखेंगे तो जंगल पूरी तरह से बचा हुआ है। ये जंगल लेकिन इस जंगल की भी खुदाई किसी एक कोने से शुरू हो गई है। ये जंगल परसा का खदान है। इस खदान और इस जंगल की कटाई का भी ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। मैं इस वक्त रायपुर बिलासपुर सरगुजा नेशनल हाईवे पर खड़ा हूँ और मेरे पीछे आप ये जो ट्रकों की लाइन देख रहे हैं, ये सामान्य ट्रकें नहीं, ये हाईवा हैं जो कच्चा माल या कोयला या इस तरह के जो बहुत वज़नदार चीज़ें होती हैं उनको ढोने के उपयोग में आती हैं। ये कितनी ट्रकें हैं इसकी गिनती कर पाना संभव नहीं है। दरअसल मेरे बाएं हाथ पर इस नेशनल हाईवे से जो रास्ते निकलते हैं, ये पीछे सालही गांव और फतेहपुर जो इलाके हैं जहां परसा और परसा ईस्ट केते बासन जैसी जो खदानें हैं वहां से कोयला निकालने में इन ट्रकों का इस्तेमाल होता है। मैं ये वीडियो बनाने के पीछे का जो मकसद है वो ये है कि अडानी को एमडीओ के तहत जो खदान दी गई उसमें जो अनुबंध था उसके हिसाब से ये था कि 30% कोयला, जितना भी कोयला निकाला जाएगा उसका 30%,
डी कैटेगरी का होगा और उसको अडानी अपनी तरह से उसका जो इस्तेमाल करना चाहे वो कर लेंगे। लेकिन कितना कोयला निकाला जा रहा है और उसमें से कितना कोयला डी है वो 30%, उसकी मॉनिटरिंग का क्या सिस्टम है इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। इसलिए आरोप ये लगता है कि ये जो ट्रकों का कोयला है ये अडानी अपने प्लांट जो उनके रायपुर और रायगढ़ में हैं अपने प्लांटों में इस कोयले का इस्तेमाल करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये कोयला अडानी का पावर प्लांट चला सकता है तो फिर राजस्थान सरकार का पावर प्लांट क्यों नहीं चला सकता। दूसरी बात जो है वो ये है कि कितना कोयला निकाला जा रहा है। ये कोयला ट्रकों से भी जाता है, ये कोयला मालगाड़ियों से भी जाता है। जो हमारे सूत्र हैं, जो स्थानीय सूत्र हैं, वो ये बताते हैं कि प्रतिदिन 8 मालगाड़ियों से कोयले का परिवहन होता है। इसके अलावा जो ट्रक है मैं आपको बता सकता हूँ, सड़क के दोनों ओर किलोमीटरों तक ये ट्रक खड़े रहती हैं और इनकी गिनती का, इनका अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है। तो माल कितना निकल रहा है, कहाँ कितना जा रहा है, इस चीज़ की कोई मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं है। तो जो आरोप लगते हैं कि यहाँ बड़ी मात्रा में कोयले की चोरी हो रही है और वो कोयला अडानी के पावर प्लांट्स में जा रहा है, वहाँ उसका इस्तेमाल किया जा रहा है या और लोगों को बेचा जा रहा है, इस आरोप में बिल्कुल दम नहीं है, ऐसा कतई नहीं है। इन आरोपों में कोई ना कोई सच्चाई ज़रूर है।